नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब वनडे एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और सिविल सर्विसेज में इसमें मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। घटना चक्र लूसेंट के PYQ का भी इसमें मेंशन किया हुआ है कि पिछले 10 सालों के पेपर में जो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज हल कर रहे हों तो इन क्वेश्चनों को आसानी से आप टेकल कर सकें। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने के बाद 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको आसानी से ये आर्टिकल तैयार हो जाएंगे। लगभग 50 से 60 आर्टिकल हमने लिखे हैं जो घटना चक्र लूसेंट में पूछे जा चुके पिछले 10 साल के पेपरों का एनालिसिस है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर जरूर करते हैं। देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों इससे पहले समझ लेते हैं कि मूल संविधान में अगर अनुच्छेदों की बात करें कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद टोटल थे। वर्तमान में बात करें तो इसी में का खा गा घा करके जोड़ दिए गए हैं, तो लगभग 462 प्लस आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो 395 अनुच्छेदों में से हमें मुश्किल से 50 से 60 आर्टिकल देखने हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात बताता है पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद दूसरा कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या स्थापना अनुच्छेद दूसरे के तहत की जाएगी। जैसे अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश या अन्य किसी देश के भूभाग को भारत में नए राज्य के रूप में सम्मिलित करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत ही सम्मिलित किया जाएगा। अनुच्छेद 3 बताता है कि किसी राज्य का नाम क्षेत्र का निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश से हटा करके तेलंगाना नया राज्य सन 2014 में बनाया गया था, तो अनुच्छेद 3 के ही अनुसार बनाया गया था। अब देख लेते हैं भाग 2 में आता है अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना कि नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, यानी इन्हीं को कहा जाता है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। अब देखते हैं इसमें से आपको 12 से 35 में से आपको सिर्फ 8 या 9 आर्टिकल ही पढ़ने हैं। 8-9 आर्टिकल वो आर्टिकल हैं जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। तो और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। तो देखो इसमें तो काफ़ी ABCDEFGH करके आर्टिकल दिए हुए हैं, तो हमें सारे नहीं याद करने हैं। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि अगर एग्जाम में आता है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, तो आप तुरंत बताएंगे कि अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राणदायी स्वतंत्रता या निजता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार। इनको 3 नामों से ये क्वेश्चन आ सकता है कि निजता का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 21 में है। जीवन जीने का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21 में है। अब निजता के अधिकार में क्या चीज़ें आ सकती हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, यह हमारा एक निजता का अधिकार है। स्वच्छ खाना खाने का अधिकार, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, ठीक है। अब जैसे कि एक लव मैरिज चलता है तो लव मैरिज भी किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। यानी यह कि यह हमारा निजता का अधिकार है कि हम प्रेम विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत आता है। इसी से क्वेश्चन UPSC 2021 में पूछा गया था कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 का ए यानी अनुच्छेद 21 का क्या कहता है। अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 45, ये तीनों अनुच्छेद आपको एक साथ मिला करके पढ़ने हैं। देखो ये तीनों अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आपको एक साथ इसी वजह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वैसे अनुच्छेद 45 आप जानते हैं यह DPSP का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी वजह से मेंशन किया कि आप तीनों को एक साथ देखेंगे तो क्लैरिफिकेशन ज़्यादा आएगा। जैसे अनुच्छेद 21 का आ, इसमें क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि सरकार क्या करेगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी, उनको मुहैया कराएगी। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने या जोखिम जगहों या फैक्ट्रियों में काम
नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऑनर पे केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 24 स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार कराएगी। 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 21 के ए में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर कारखानों में काम करते हैं, ये अनुच्छेद 24 कहता है, तो उन कार्य नहीं कर सकते हैं। 6 से यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 बताता है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी, अनुच्छेद 45 बताता है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको एक साथ पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इन दोनों को भी हमने एक साथ लिखा है, क्योंकि यह अगर आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी तरह से हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा करके अपनी अपील या याचिका दायर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे इस मौलिक अधिकार का इस तरीके से हनन किया जा रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कुल 5 रिटें जारी करती है। वो 5 रिटें कौन सी हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करती है? जैसे पहली रिट हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार प्रेक्षा लेख। ये 5 रिटें हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। अब देख लेते हैं आगे कि राष्ट्रीय आपात के समय कौन से फंडामेंटल राइट समाप्त नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपात के काल के समय भी इनको समाप्त किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 तो हमने बता दिया कि निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 क्या है? तो अनुच्छेद 20 में कुछ नहीं है, अपराधों में दोष सिद्ध करने के संबंध में यह संरक्षण देता है कि जैसे कि कोई अपराधी है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, यह अनुच्छेद 20 कहता है। और जिस समय उसने गुनाह किया है तो उस समय सजा का जो प्रावधान है तो उस व्यक्ति को उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने 2024 में कोई गुनाह किया और यह केस चलता रहा, 2027 में जाकर के साल हुआ और वह दोषी पाया गया और प्रावधान बदल गए सजा के, तो उसको 2027 के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, उसको 2024 के हिसाब से सजा दी जाएगी। यह कहता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद देखते हैं कि अगला देखते हैं इसमें कि विदेशी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं, यानी कि विदेशी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार संविधान में नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से? जैसे अनुच्छेद 15 नहीं दिया गया, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगर वो भारत आते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं तो इन मौलिक अधिकारों को उनको जताने का हक नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भाग 4 में है। तो आपको याद रखना है कि 36 से 51 तक जो आर्टिकल हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित हैं। इसमें से आपको लगभग आपको इसमें 6 या 7 आपको आर्टिकल याद करने हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये मैचिंग के लिए खूब यूपी पीसीएस और यूपी आरओ यूपीएससी में खूब पूछा जाता है। जैसे अनुच्छेद 39 क्या है? तो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, या अनुच्छेद 39 बताता है। अगर दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, एक ही समय पे काम कर रहे हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों का ये अधिकार अनुच्छेद 39 देता है कि अगर एक को 1000 रुपये मिल रहा है तो दूसरे वाले को भी 1000 रुपये ही मिलना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन की बात है। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन ग्राम स्तर पे होगा, या अनुच्छेद 40 बताता है। अगर इसमें पूछ लें कि भाग कौन सा है तो भाग 9 है। तो भाग 9 पे है कि पंचायतों का गठन या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भाग 9 बताता है। अनुसूचियों की बात कर लें तो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 44 बताता है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। तो ये अभी चर्चा का भी विषय रहा था, तो इस वजह से इसको और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि अनुच्छेद 44 क्या है। तो समान नागरिक संहिता, इसको लागू करने वाला अगर बात करें कि भारत का पहला राज्य कौन था, तो उत्तराखंड सन 2024 में इसको उत्तराखंड ने फरवरी माह में लगभग इसको लागू करा था। और लागू करने वाला अगर ब्रिटिश राज्य की बात करें कि नहीं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था यानी कि 1867 में गोवा ने इसको लागू किया था। ये पुर्तगालियों द्वारा एक कानून बनाया गया था, तो उसी समय गोवा में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया और उसी ने इसको लागू किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 का ये कहता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात करता है।
अनुच्छेद 49 क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व स्मारक धरोहरों का संरक्षण, जैसे कि लाल किला है, लाल किला का संरक्षण किया जाना चाहिए, ताजमहल का संरक्षण किया जाना चाहिए, यानी जितनी भी धरोहर या स्मारकें हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो अनुच्छेद 49 बताता है। अनुच्छेद 50 क्या है कहता है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 कहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन करते जाइए, वीडियो रोक दीजिएगा, स्टॉप करके आप पूरा अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 51 का यह मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, जिसका वर्णन भाग 4A यानी 4 का में है। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। कहने का मतलब यह है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, इसे 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको जोड़ा गया था, उसी में 51 का बना दिया गया था, उसी में इसको लिखा गया है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं उनको हमने एक जगह पे लिखा है। जैसे अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, यह कहता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि शक्ति एवं कार्य, यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान होगा, कार्यपालिका को जो मुखिया होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो उसके कार्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 महाभियोग यानी उसको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति अभी क्षमादान की शक्ति में राज्यपाल को भी कुछ पावर दी गई है क्षमादान की शक्ति के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के बराबर उसको पावर नहीं दी गई है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है। अगर व्यक्ति को फांसी होनी है तो उसकी फांसी भी रुकवा सकता है, उसको माफ़ कर सकता है। किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो उसकी सज़ा को 2 साल कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो शक्तियाँ दी गई हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति को दी गई हैं। लेकिन राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को ये पावर नहीं दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की सज़ा या फांसी को रुकवा दे। वह इतना कर सकता है कि उसकी सज़ा को कम करने के लिए बात कह सकता है। ठीक है, तो आगे उसी चीज़ को देखेंगे हम लोग। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 85 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा का विघटन किसके तहत होगा? तो अनुच्छेद 85 के तहत होगा। यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143, अच्छा अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब होता है? जैसे संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट कानून, उसको लॉ, उसको नियम, उसको बनाना है तो एक अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना सकता है। तो यही होता है राष्ट्रपति अध्यादेश, इसको अनुच्छेद 123 के तहत वह कर सकता है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है और लेकिन सलाह सिर्फ ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं है, यह कहता है अनुच्छेद 143। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि राष्ट्रपति से संबंधित लगभग 7 से 8 आर्टिकल हैं, इनको आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार याद करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछता है। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं कि जितने राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे पकान कोका द्वियोदशम, या इसकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है जिसको आप देख लेना कि पकान कोका द्वियोदशम। प से हो गया राष्ट्रपति के पद के बारे में, अनुच्छेद 52 में है। का से हो गया राष्ट्रपति के कार्य के बारे में, अनुच्छेद 53 है। नी से हो गया निर्वाचन के बारे में, 54 है। इस तरफ अनुच्छेद सीरियल से आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये सीरियल से सारे अनुच्छेद हैं। को से हो गया कोटा, यानी कि किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। का से हो गया कार्यकाल उसका कितने समय का होगा। दू से हो गया दोबारा उसकी नियुक्ति अगर करनी है तो किस तरीके से होगी। यो से हो गया योग्यता। द से हो गया दशाएं, यानी कि उसकी क्या शर्तें होंगी। स से हो गया शपथ ग्रहण। म से हो गया महाभियोग। तो ये पकान कोका द्वियोदशम एक ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा आप जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 64 आप याद रखिए कि राज्यसभा का सभापति के रूप में वह कार्य करता है। अब एक बात समझिए कि जैसे आपने कह दिया राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है,
तो वह उपराष्ट्रपति भी होता है और वह कार्य सभापति के रूप में करता है। तो जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है तो वह उसके उपराष्ट्रपति पद होने की वजह से नहीं मिलता, उसको वेतन मिलता है कि वह राज्यसभा का सभापति है, इस बात के लिए उसको वेतन मिलता है। तो यह बात पूछी भी गई थी, यह कथन और निष्कर्ष में आया था यूपी पीसीएस 2017 वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब ट्रिक देख लेते हैं इसकी, अगर उपराष्ट्रपति को याद करना है तो उसका निकास शनि है, यह एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप देख लीजिए कि उसका निकास शनि है। ये तो इस ट्रिक से देखते हैं कि ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति होगा, यानी उसके पद के बारे में अनुच्छेद 63, इस साइड हमने सीरियल से अनुच्छेद लिखे हैं। स से हो गया सभापति होगा अनुच्छेद 64, का से हो गया उसके कार्य होंगे अनुच्छेद 65, नी से हो गया निर्वाचन या अनुच्छेद 66, का से हो गया कार्यकाल उसका कितना होगा अनुच्छेद 67, सा से हो गया उसका समय अवधि कितनी होगी अनुच्छेद 68, सा से हो गया शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69, नी से हो गया उसका कार्य निर्वहन कैसा हो गया अनुच्छेद 70 बताता है। तो यह उपराष्ट्रपति से संबंधित एक छोटी सी ट्रिक थी, तो इसको भी आप लिख करके याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 74 क्या बताता है। अनुच्छेद 74 ये प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 और 75 प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 बताता है कि मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, इसी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, प्रधान होगा, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे। तो ये अनुच्छेद 75 बताता है कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा पीएम होगा, यानी प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 बताता है मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था प्रधानमंत्री करेगा। अब देख लेते हैं संसद से महत्वपूर्ण कितने अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। तो अनुच्छेद 79, 80, 81 ये 3 अनुच्छेद बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। ट्रिक है सरल। स से हो गया संसद का गठन, रा से हो गया राज्यसभा का गठन, ला से हो गया लोकसभा का गठन। तो ये तीनों आर्टिकल सा रा ल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सीरियल से आर्टिकल भी हैं 79, 80 और 81। तो 79 से हो गया संसद का गठन, 80 से हो गया राज्यसभा का गठन, 81 से हो गया लोकसभा का गठन। अब देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त मीटिंग, उसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो उस मीटिंग को आहूत कौन करता है, उस मीटिंग को बुलाता कौन है, तो बुलाएगा या आहूत करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति। आहूत का मतलब बुलाना, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक के बारे में। अब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ये भी बात डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 बताता है वित्त विधेयक के बारे में। तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 108 बताता है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 110 बताता है धन विधेयक, अनुच्छेद 111 बताता है वित्त विधेयक। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, या कौन बताएगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को एक साथ हमने यहाँ पे सिमिलर तौर पे लिखा है, तो इन दोनों को एक साथ देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 137 कहता है कि न्यायिक पुनराविलोकन की शक्तियाँ किसके पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 137 से खूब पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह बात ऊपर भी हमने आपको 143 में समझाई थी। अब देखते हैं हाई कोर्ट के लिए। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था या स्थापना की जाएगी, लेकिन अनुच्छेद 216 कहता है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट का जो गठन होगा वो किसके तहत होगा, तो अनुच्छेद 216 के तहत। राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी 214 के तहत, राज्यों के लिए इस हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी 214 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी 216 के तहत। यानी ये बात आप इसमें क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 214 कहेगा कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था सरकार कराए, तो 216 कहता है कि हाई कोर्ट का गठन, यानी कि 216 में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 यह कहता है
कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हाई कोर्ट स्थित है, वहाँ पे कोलकाता का भी न्याय का कार्य वो हाई कोर्ट करता है, दूसरा अंडमान निकोबार का भी वही हाई कोर्ट देखता है। तो 2 से या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, या अनुच्छेद 231 बताता है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी के पद का वर्णन करता है। महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानूनी अधिकारी होता है। अगर बात कर लें कि भारत सरकार के सबसे बड़ा विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, यानी इसी को कैग बोला जाता है। तो यह क्या काम करता है? तो यह सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। ठीक है। तो सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 148 है। उसके पद के बारे में किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 में बताया गया है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल कुछ मामलों में क्षमादान, दंडादेश और निलंबन कर सकता है। वही अभी हमने बात बताई ऊपर, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत पावर है कि वो किसी की भी व्यक्ति की सज़ा माफ़ करा सकता है, निलंबित कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। ये सारी पावर राष्ट्रपति को दी गई हैं। और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को कुछ मामलों में कुछ पावर दी गई है कि क्षमादान, उसके सज़ा को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। ठीक है। तो ये पावर अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी गई। अनुच्छेद 163 के तहत क्या? तो मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल की सलाह या सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 163 कहता है। अनुच्छेद 168 देखते हैं विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन। अनुच्छेद 171 विधान परिषद का गठन। तो ये तीनों आप समझ गए कि विधानमंडल के ही दोनों पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो आपको पता ही होगा कि विधानमंडल के ही दोनों पार्ट हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में खूब पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 263, ये आपको टिक करना है, अनुच्छेद 263। 266 कहता है संचित निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिक निधि के बारे में। अब आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कि राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो किस निधि के तहत उसको दिया जाता है, संचित निधि या आकस्मिक निधि? या आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 280, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 वर्णन करता है। अखिल भारतीय 3 सेवाएं जैसे IAS, IPS और IFS, ये 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जाना जाता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के संबंध में यह वर्णन करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 343 देखते हैं तो संघ की राजभाषा हिंदी है, यह कौन बताता है? अनुच्छेद 43 बताता है भाषा हिंदी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी लिपि है। आगे देख लेते हैं आपात से संबंधित कितने आर्टिकल हैं। तो आपात से 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपात घोषित करना। अनुच्छेद 352 के ही तहत राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। जब यह राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो उस समय सारे मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाता है व्यक्ति के, सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को ही स्टैंड रखा जाता है। ये आपको हमने ऊपर पढ़ा दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 क्या कहता है? वित्तीय आपात, यानी कि अगर भारत में या भारत के किसी राज्य में अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति 360 अनुच्छेद के तहत कर सकता है।
अब देखते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है और 370 बताता है जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान के बारे में उल्लेख करता है 370। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनसे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन अनुच्छेदों को लिखने के बाद आप अगर टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट कुछ भी आप दे रहे होंगे तो इन्हीं आर्टिकल से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इन्हीं से आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, 1 या 2 पेज में आ जाएंगे आराम से। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है, तो जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।